लिनक्स फॉर आईटी में आपका स्वागत है। इस अनुभाग में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक एनएफएस सर्वर को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अजय हूं और आप मेरे साथ लिनक्स फॉर आईटी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें आप तक इस प्रकार के वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। धन्यवाद। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार एनएफएस सर्वर को प्रतिस्थापित कर उसके शेयर डिस्क संसाधन को अन्य सर्वर में प्रयोग किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने इन संसाधनों का उपयोग किया है जो इस प्रकार है। ओएस के रूप में मैंने उबंटू 14.04 या आप 16.04 दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। ये ओएस 64 बिट एलटीएस सर्वर होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने आईपी सबनेट के रूप में 192.168.1.0/24 सबनेट का उपयोग किया है। आप अपने सबनेट के हिसाब से इसे परिवर्तित कर लें। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक मास्टर सर्वर, जहां कि मैंने एनएफएस सर्वर को प्रतिस्थापित किया है, और उसका आईपी एड्रेस मैंने 192.168.1.1 रखा है। इसके साथ ही इसका होस्ट नेम मास्टर रखा है। इसके अतिरिक्त मैंने दो क्लाइंट सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया है, जिसका आईपी एड्रेस क्रमशः 192.168.1.2 और 192.168.1.3 है, तथा इन दोनों क्लाइंट सर्वरों का होस्ट नेम क्रमशः CL1 एवं CL2 रखा है। CL का अर्थ है क्लाइंट। इसके अलावा सभी सिस्टमों में मैंने एक सामान्य फोल्डर /home/nfs का निर्माण किया है, जहां nfs के माध्यम से मास्टर सर्वर का होम के अंदर nfs फोल्डर नाम के रिसोर्स को कॉमनली माउंट कर सकें। मैंने मास्टर में भी इसी नाम से फोल्डर बनाया है /home/nfs। चलिए अब इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन सभी का प्रारंभ करते हैं। प्रथम चरण में अपने मास्टर सर्वर, जिसको कि मुझे मास्टर बनाना है, उसमें लॉगिन होना है, और मैं लॉगिन होता हूँ। SSH यूज़र @192.168.1.1 यस। इस प्रकार मैं अपने मास्टर सर्वर में लॉगिन हो चुका हूं। अब इसे अपडेट और अपग्रेड करना है। sudo apt get update and sudo apt get upgrade -y, और ये प्रक्रिया चलेगी। अपडेट और अपग्रेड के पश्चात इसके होस्ट नेम में परिवर्तन करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले ही इसका होस्ट नेम मास्टर कर रखा है। अगर आप कर रहे हैं तो आप होस्ट नेम को /etc होस्ट नेम फाइल में जाके मास्टर कर दें। पुरानी एंट्री को मिटा के नया एंट्री मास्टर लिखें। इसके अलावा जो हमें चेंज करने हैं वो है /etc hosts होस्ट्स फाइल में, जो कि इस प्रकार हैं sudo vim/etc hosts hosts। यहाँ प्रथम लाइन को छोड़ दें। उसके बाद अपने मास्टर का आईपी एड्रेस लिखें 192.168.1.1, इसके साथ mastr मास्टर लिखें। उसके बाद क्लाइंट 192.168.1.2 CL1 लिखें, जो कि मैंने पहले से CL1 के नाम से एक सर्वर बना रखा है 192.168.1.3 CL2, और इसे अब सेव कर लें। ये प्रक्रिया आप सभी सर्वरों के लिए दोहराएंगे आगे।
होस्ट्स और होस्ट नेम में परिवर्तन के बाद अब हमें एक फोल्डर का निर्माण करना है। sudo mkdir/home nfs। ये जो फोल्डर है ये हम एक शेयर रिसोर्स की तरह अन्य क्लाइंटों के लिए प्रयोग करेंगे। ls/home और यहाँ nfs फोल्डर बन चुका है। ये पूरी प्रक्रिया अन्य सभी क्लाइंट सर्वरों के लिए भी दोहराएंगे। उसमें बस एक परिवर्तन होगा, होस्ट नेम प्रत्येक क्लाइंट का अलग अलग होगा। मैंने 2 क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। पहले क्लाइंट का होस्ट नेम CL1 है और दूसरे क्लाइंट का होस्ट नेम CL2 है। तो चलें वो प्रक्रिया भी दोहराते हैं। SSH user @1। चूँकि इसका होस्ट नेम मैंने पहले से परिवर्तित कर रखा है, आप अपना होस्ट नेम परिवर्तित कर लें /etc/hostname फाइल में जाके। अब मैं यहाँ sudo vim/etc/hosts होस्ट्स में परिवर्तन करूँगा। पहला लाइन छोड़ दूँगा। 192 अपने मास्टर सर्वर का IP एड्रेस 1.1, उसका होस्ट नाम master 192.168.1.2 CL1 192.168.1.3 CL2। इसके अलावा sudo mkdir/home/nfs ls/home। इसी तरह दूसरे क्लाइंट में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। मैं दूसरे क्लाइंट में लॉगिन होता हूँ। sudo vim/etc/hosts, इसमें भी 192.168.1.1 master master 192.168.1.2 CL1 192.168.1.3 CL2। sudo mkdir/home nfs ls/home। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रकार हमारा पहला चरण पूर्ण हुआ। अब दूसरे चरण में हम पुनः अपने मास्टर सर्वर में लॉगिन होते हैं। मैं अपने मास्टर सर्वर में लॉगिन हो चुका हूं। अब इस सर्वर में मुझे NFS कर्नल सर्वर इंस्टॉल करना है। इसके लिए sudo apt get install NFS कर्नल सर्वर और यह इंस्टॉल करेगा। इस प्रकार ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको अंत में एक लाइन दिखाई देगी जहां ये बता रहा है कि NFS सर्वर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। इसका कारण यह है कि NFS सर्वर को स्टार्ट करने के लिए /etc/exports नाम के एक फाइल में कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, जो अभी हमने करी नहीं है, जिसके कारण ये इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा NFS सर्वर, और जब हम रिस्टार्ट करेंगे NFS सर्वर को तो हमारा NFS सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने NFS कर्नल सर्वर इंस्टॉल कर लिया है।
इस इंस्टॉलेशन के पश्चात हमें /home/nfs फोल्डर की अनुमति और स्वामित्व में भी परिवर्तन करना है, जो कि हम इस प्रकार करेंगे। तो अब हमें इस मास्टर सर्वर के /home/nfs फोल्डर का अनुमति और स्वामित्व परिवर्तित करना है, जो हम इस प्रकार करेंगे। अब चूंकि इस फोल्डर का प्रयोग हम कॉमन स्पेस के रूप में अन्य सर्वरों के साथ करने वाले हैं, अतः इसकी स्वामित्व ओनरशिप चेंज करेंगे सर्वप्रथम। इसके लिए हम इसे इस प्रकार चेंज करेंगे। और उसके बाद इसकी अनुमति भी हमें इस तरह से चेंज करना है। सॉरी, sudo chmod 777/home/nfs। अब देखते हैं /home, और ये इस तरह से चेंज हो गया है। अब हम इस मास्टर सर्वर में /etc/exports फाइल को एडिट करेंगे। sudo /etc/exports। इससे पहले हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो शायद मैंने नहीं किया है। वो एप्लीकेशन है NFS कर्नल सर्वर। तो ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। sudo vim/etc/exports। इस फाइल को एडिट करना है। इस फाइल में एक /home/nfs, इसे हम किसी एक आईपी के लिए या आईपी समूह के लिए या एक पर्टिकुलर सबनेट के लिए या सभी के लिए एक्सेस दे सकते हैं NFS के थ्रू। यहाँ हम केवल और केवल एक आईपी समूह के लिए इस फोल्डर का NFS के थ्रू एक्सेस देंगे। वो आईपी समूह है 192.168.1.0/24। और इसे किस तरह का एक्सेस देना है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, और वो हमने डिफाइन कर दिया। इस तरह से ये हो गया। अब हमें NFS एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है, जो कि हम इस प्रकार करेंगे। और ये रीस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं NFS चल रहा है कि नहीं चल रहा है। -ef grep NFS, और ये चल रहा है। इस प्रकार दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण में हमें सभी क्लाइंट सिस्टम में NFS कॉमन इंस्टॉल करना है, जो हम इस प्रकार करेंगे। इसके लिए हमें क्लाइंट सिस्टम में लॉगिन होना है। अब मैं पहले क्लाइंट सिस्टम CL1 में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ मुझे NFS कॉमन इंस्टॉल करना है, और हम उसे इस प्रकार इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह दूसरे क्लाइंट सिस्टम में भी हमें लॉगिन होना है। वहाँ भी हमें NFS कॉमन इंस्टॉल करना है। इस तरह हमारा तीसरा चरण पूर्ण हुआ। अब
चौथे चरण में हमें मास्टर सर्वर का शेयर डिस्क संसाधन को क्लाइंट सर्वर में निर्धारित /home/nfs फोल्डर में माउंट करना है। इसके लिए हम पुनः क्लाइंट सिस्टम 1 में लॉगिन होते हैं। देखते हैं जो फोल्डर हमने बनाया था वो सच है अथवा नहीं। वो है NFS /home/nfs। अब यहाँ इसे माउंट करना है। तो जो माउंट करने का कमांड है वो इस प्रकार है। तो अब हम अपने पहले क्लाइंट सर्वर में NFS के शेयर रिसोर्स को माउंट करने वाले हैं, जिसके लिए कमांड है sudo mount master : मास्टर, जो कि हमने इसके होस्ट्स में कॉन्फ़िगर कर रखा है मास्टर के साथ। तो आप IP भी दे सकते हैं, बेहतर है जो आप होस्ट में ही कॉन्फ़िगर कर लें, जैसे आपको सुविधा लगे। मैंने इस तरह किया है। और ये जो पहला चरण है इसका, ये हमारे मास्टर का शेयर रिसोर्स दिखाता है। ये मास्टर का शेयर रिसोर्स दिखाता है जिसको हम माउंट करने वाले हैं NFS के थ्रू, और इसे हम इस लोकल सिस्टम के इस फोल्डर में माउंट करेंगे। और यही क्रिया हम दूसरे क्लाइंट सर्वर में भी दोहराएंगे। देखते हैं ये माउंट हुआ या नहीं। तो ये माउंट हो चुका है। यही क्रिया हम दूसरे सिस्टम में भी दोहराएंगे, दूसरे क्लाइंट सिस्टम में भी। तो SSH user @CL2 क्लियर। अब ये दूसरा सिस्टम है और यहाँ भी हमने पहले से ही फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो /home/nfs में इसे उसी तरह से माउंट करेंगे जैसे इसमें माउंट किए हैं। इसके लिए कमांड देंगे sudo mount master : /home/nfs /home/nfs। देखें ये माउंट हो गया। इस तरह से दोनों क्लाइंट सिस्टम में हमारा जो NFS फोल्डर शेयर फोल्डर है, जो NFS सर्वर में मास्टर में हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है, वो NFS के थ्रू दोनों क्लाइंट सिस्टमों में माउंट हो रहा है। आप 2 सिस्टम प्रयोग कर सकते हैं, 2 से अधिक सिस्टम प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है या क्या है। ये पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। चूँकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए हमने सिर्फ 2 सिस्टमों को प्रयोग में लाया है। बड़े बड़े नेटवर्क में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, और बहुत जगह 2, 3, 4, 5 जितने भी, वो रिक्वायरमेंट पर निर्भर है। ये पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट पर निर्भर है। इस प्रकार हमारा चौथा चरण भी पूर्ण हुआ। 5वें चरण में हमें ये करना है, जो हमने जो भी माउंट किया है NFS के थ्रू रिसोर्स को, वो मैनुअली माउंट किया है। जब सिस्टम रिबूट होगी, जब हमारे क्लाइंट को रिबूट किया जाएगा, तो ये माउंट जो हमने किया है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें प्रत्येक क्लाइंट सिस्टम के FS टैब में एंट्री करना है इस माउंट पॉइंट के लिए, इस NFS माउंट पॉइंट के लिए, जो कि हम 5वें चरण में करेंगे। 5वें चरण में हमें शेयर डिस्क रिसोर्स को FS टैब के माध्यम से सभी क्लाइंट सिस्टम में स्वतः माउंट होने हेतु कॉन्फ़िगर करना है। और हम उसको इस प्रकार से करेंगे। हम पुनः पहले सिस्टम में आ जाते हैं और sudo vim/etc FS टैब। मैंने पहले से इसमें फॉर्मेट बना रखा है, बस इसे हम अनकमेंट करेंगे। करना ये है, जो ये पैरामीटर्स हैं, मैंने नाम दे रखा है। अब भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो किसके लिए किया गया था, तो हमने यहाँ NFS माउंट पॉइंट लिख रखा है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये मास्टर है। यहाँ आप होस्ट नेम भी दे सकते हैं अगर आपके होस्ट में कॉन्फ़िगर है तो, और नहीं तो आप IP एड्रेस भी दे सकते हैं आपके मास्टर का। उसके अलावा ये NFS सर्वर का शेयर रिसोर्स है, /home/nfs
NFS, उसे हमने लोकल सिस्टम के /home/NFS में माउंट किया है और ये उसके अन्य सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें FS टैब में लिखना है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमें FS टैब में लिखना है। ये कॉन्फ़िगर हो गया। यही चीज़ हम दूसरे में भी करेंगे, दूसरे जितने भी क्लाइंट है हमारे उस सब में करेंगे। sudo vim/etc FS टैब। यहाँ मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मैं अब करूँगा। NFS चूँकि हमें यहाँ भी उसी माउंट पॉइंट में माउंट करना है हमारे सिर्फ मास्टर के शेयर रिसोर्स को, तो कुछ परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस पूरे लाइन को कॉपी और पेस्ट यहाँ किया है। इसे हमें सेव करना है df-h। अब इसे हम रिबूट करते हैं और साथ ही साथ पहले सिस्टम को भी रिबूट करते हैं, पहले क्लाइंट सिस्टम को भी रिबूट करते हैं और देखते हैं जो रिबूट होने के बाद ये स्वतः माउंट होता है अथवा नहीं होता है। तो हमारा सिस्टम अब रिबूट हो चुका है। देखते हैं रिबूट होने के बाद ये स्वतः माउंट हुआ या नहीं। तो ये स्वतः माउंट हो चुका है, यानी हमारे FS टैब में किया गया एंट्री सही है। यह प्रक्रिया दूसरे सिस्टम के लिए भी दोहराएंगे। और यहाँ भी देखेंगे जो स्वतः माउंट हुआ, यहाँ भी स्वतः माउंट हो चुका है। इस तरह से FS टैब में किया गया एंट्री सही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतः माउंट की प्रक्रिया कार्य कर रही है, सही से कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों का 5वां चरण भी पूरा हुआ। अब अंतिम और छठे चरण में हमें देखना है कि शेयर डिस्क रिसोर्स में, शेयर डिस्क रिसोर्स मतलब हमने जो NFS के थ्रू माउंट किया है, जो हमारे NFS सर्वर के /home/NFS को क्लाइंट सर्वर्स में उस शेयर रिसोर्स को अलग अलग क्लाइंट में जो माउंट किया है, वहाँ अगर किसी क्लाइंट में कोई परिवर्तन होता है, किसी क्लाइंट में उस रिसोर्स उस माउंट पॉइंट में कोई परिवर्तन होता है, कोई फाइल लिखते हैं या कोई फाइल मिटाते हैं या कुछ भी करते हैं, चाहे वो क्लाइंट सिस्टम के द्वारा किया गया हो या फिर वो हमारे सोर्स सिस्टम यानी मास्टर सिस्टम में किया गया हो, वो सभी जगह यानी हर एक जगह जहाँ जहाँ वो माउंट है, सभी जगह सभी स्थानों पर वो परिवर्तन होता है या नहीं होता है। इसको देखने के लिए हम पहले क्लाइंट सिस्टम में लॉगिन होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। अब यहाँ एक फ़ाइल का निर्माण करते हैं उस माउंट फोल्डर में। तो touch/home/nfs test1.txt मैंने यहाँ इस फाइल का निर्माण किया है। देखते हैं ls/home/nfs, यहाँ टेक्स्ट फाइल का निर्माण हो चुका है। तो हमने ये टेक्स्ट फाइल का निर्माण क्लाइंट 1 में NFS द्वारा माउंट किए गए पार्टीशन में, माउंट किए गए स्थान में किया है। test1.txt जो है वो अन्य जगह जहाँ भी रिसोर्स माउंट है वहाँ होना चाहिए। साथ ही साथ इसे हमारे मास्टर सर्वर के /home/nfs फोल्डर में भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरे जगह है या नहीं है। इसके लिए हम ssh user@cl2 में लॉगिन होते हैं और यहाँ देखते हैं /home/nfs। यहाँ भी हमें, मैं पुनः दिखाता हूँ, यहाँ भी ये फाइल है जो हमने क्लाइंट 1 में इस माउंट पॉइंट पे क्रिएट किया था
और यही चीज़ अब हम मास्टर में भी देखना चाहेंगे। मास्टर में जो वो शेयर्ड फोल्डर है वहाँ ये फाइल है कि नहीं है, ls/home/nfs, और यहाँ भी है। तो ये जो चेंजेज हैं, ये जो परिवर्तन है, ये सब जगह समान रूप से हुए हैं। तो इससे पता चलता है जो हमारा NFS का कॉन्फ़िगरेशन और NFS के थ्रू जो स्पेस है उसको जो हमने माउंट किया भिन्न क्लाइंटों में, वो सही से काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमें सभी शेयर डिस्क रिसोर्स में समान परिवर्तन दिख रहा है, चाहे वो फाइल क्रिएट करना हो या मिटाना हो। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो सारा सही हो रहा है, यानी NFS का इस तरह हमारा NFS प्रतिस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, या आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आपको ये पूरी प्रक्रिया कैसी लगी या कुछ भी हो, या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।